आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का, जो है पॉइंटर। पॉइंटर ये जो फीचर्स है सी लैंग्वेज का, ये फीचर्स सी लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से डिस्टिंग्विश करता है। इसी फीचर्स की वजह कर सी लैंग्वेज में सिस्टम प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। यानी जो फीचर्स है ये इसको दूसरे लैंग्वेज से अलग करता है। इसी फीचर्स की वजह कर सिस्टम प्रोग्रामिंग is possible in C language। यानी हम सिस्टम प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं इस फीचर्स की वजह कर। इसलिए सी लैंग्वेज is called low level language। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। अब हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर होता क्या है, पॉइंटर है क्या। ये जो फीचर्स है सी लैंग्वेज का, ये कैसे यूज किया जाता है, या पॉइंटर का मीनिंग क्या है। पॉइंटर का जो मेन मीनिंग है, पहला पॉइंटर, अब मैं स्टार्ट करूं, ये क्या है। ए पॉइंटर इन सी is the address of any thing। कोई भी चीज हो सकता है, उसका एड्रेस होगा। यानी इसको हम बोलेंगे एनी ऑब्जेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये मेरा इसका क्या मतलब हुआ, उसको डिस्कस करने के पहले हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो है रैम के बारे में। यानी हाउ द स्पेस ऑफ ए रैम जो एक्चुअल में प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का, या मेन मेमोरी बोलते हैं। इसको पहले समझना हो गया। जनरल नाम क्या है, रैम। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो जानना है कि प्रोसेसर के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, वो है रैम, यानी प्राइमरी मेमोरी। कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है जब तक वो प्रोग्राम कंप्लीटली या पार्शियली आपके मेन मेमोरी में लोड नहीं होगा। यानी जब हम किसी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं
तो वो सॉफ्टवेयर पहले क्या होता है, किसी भी सेकेंडरी मेमोरी जिसमें वो स्टोर है उससे उसका एक कॉपी मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। उसी के बाद ही प्रोसेसर उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है पहला। उसी तरह से कोई भी डाटा उस वक्त तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक वो डाटा आपका मेन मेमोरी में स्टोर नहीं होगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो रैम का जो स्पेस है, टोटल स्पेस ऑफ रैम, ये डिवाइडेड होता है मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन में स्टोर डिवाइडेड होता है, टोटल स्पेस डिवाइडेड होगा, यानी पहला पॉइंट को बाद में हम हटाएंगे। टोटल स्पेस ऑफ रैम divided into memory location। पहला। दूसरा, ऑफ सेम साइज, ये भी याद रखना है। सेम साइज का मतलब है हर लोकेशन का साइज या तो 2 बाइट होगा या 4 बाइट होगा या 8 बाइट होगा, इस तरह से। अब जो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, ईच मेमोरी लोकेशन हैव यूनिक एड्रेस। हर लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है। ये उसी तरह से है जिस तरह से एक क्लास में स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक रोल नंबर हर स्टूडेंट को दिया जाता है जो यूनिक होता है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, या रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे दिया समझाने के लिए, इसका एड्रेस मान लेते हैं, इसका एड्रेस, इसका एड्रेस, इसका एड्रेस, इसी तरह से फोन चलता जा रहा है। ये एड्रेस हम दिए, यानी ये क्या है, ये हम बोल रहे हैं एड्रेस। ये हो गया एड्रेस। ये क्या हो गया, ये मेमोरी लोकेशन हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट बात, मेमोरी लोकेशन इस एड्रेस की वजह कर, या बोल सकते हैं बाय यूजिंग मेमोरी एड्रेस सीपीयू प्रोसेसर एक्सेस मेमोरी। इसी एड्रेस को यूज करके सीपीयू क्या करता है, मेमोरी को एक्सेस करता है, यानी किसी पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में डाटा को स्टोर करेगा और जो डाटा स्टोर है उसको एक्सेस करेगा। ये हुआ किसके बारे में, आपका मेन मेमोरी के बारे में। अब जब हम अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोग्राम में जो डाटा हम यूज करते हैं या जो डाटा को मैनिपुलेट करते हैं वो डाटा पहले रैम में स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर यहाँ लिखते हैं, डिक्लेयर किए 2 वेरिएबल एक्स और वाई दे,
उसी तरह से एक वेरिएबल दे दिए, मान लेते हैं यू, ये हम डिक्लेयर कर दिए अपने प्रोग्राम में। तो सपोज मान लेते हैं कि इस पार्टिकुलर केस में इन दिस रैम, माने इस पार्टिकुलर केस में हम ले रहे हैं, हम क्या किए हैं, साइज ऑफ मेमोरी लोकेशन मान लेते हैं 2 बाइट्स का है, ये हम मान। अब तो जैसे ही ये स्टेटमेंट रन होगा तो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले एक्स और वाई को 2 मेमोरी लोकेशन अलोकेट करेगा रैंडमली, जो उस पार्टिकुलर टाइम में अवेलेबल होंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला अलोकेट कर दिया एक्स के लिए और ये अलोकेट कर दिया वाई के लिए। तो इसका ये 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। इसलिए कि हम जानते हैं इंटीजर के लिए 2 बाइट जगह चाहिए, तो ये रिजर्व हो गया। अब मान लेते हैं यू के लिए ये रिजर्व किया, लेकिन इसके लिए तो 4 बाइट चाहिए, तो 4 बाइट के लिए क्या करेगा, ये 2 स्पेस को यू के लिए रिजर्व करेगा। अब अगर हम x बराबर सपोज लिखते हैं 10 और y बराबर लिखते हैं 75, तो x के लिए कौन सा स्पेस अलोकेट हुआ, ये स्पेस। तो जैसे ही 10 असाइन करेंगे तो यहां 10 स्टोर हो जाएगा फिजिकली, और इधर क्या हो जाएगा 75 स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं u इज इक्वल टू 7.259, तो ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, यहां स्टोर हो जाएगा, यानी इस जगह पर मेरा स्टोर हो जाएगा 11, 12, 13, ये जगह स्टोर हो जाएगा 7.259 स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हुआ बेसिक कंसेप्ट कि रैम में किस तरह से मेमोरी को अलोकेट किया जाता है वेरिएबल्स को ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये आपका हो गया। अब आप देख रहे हैं यू का जो मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस है 1012 है, यू के लिए जो फर्स्ट लोकेशन का होगा वही लेगा। यानी अब देखिए एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन allocated for x, x का क्या है बोलिए, यहां पर आप बोल सकते हैं 1005, y का क्या है 1009, u का क्या है 1012। ये हो गया आपका मेमोरी लोकेशन, जो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एक्स को कौन सा लॉट होगा उसका एड्रेस का ये हम लिख दिए हैं। तो अब जो हम पॉइंटर बोल रहे हैं तो पॉइंटर क्या करेगा, इसी एड्रेस को स्टोर करेगा। इसलिए हम क्या बोले हैं, ए पॉइंटर इन सी इज एड्रेस ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट आपका वेरिएबल भी हो सकता है या कोई आपका कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, यानी पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, लेकिन वो वेरिएबल क्या करेगा, किसी दूसरे वेरिएबल को मेन मेमोरी में जो स्पेस अलोकेट हुआ है उस एड्रेस को स्टोर करेगा। अब हम 1 by 1 करके, ये कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और
ये मेरा आपका एड्रेस को स्टोर करेगा, ये हम देखेंगे। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है मेरा, कि पॉइंटर क्या है, इधर 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखे हैं, पहला पॉइंटर इज ए वेरिएबल, ये वेरिएबल है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, स्टोर और पॉइंट टू another variables, ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए पहला हो गया अनदर वेरिएबल, पॉइंट टू अनदर वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, स्टोर एड्रेस, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। एड्रेस ऑफ memory location allocated to another या other variable, other variables। ये हुआ पॉइंटर के बारे में, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब जो इसका यूज क्या है, मेन, इसका जो मेन यूज है वो है मेरा पहला, क्या देखिए, टू एक्सेस मेमोरी, मेमोरी मतलब रैम, डायनामिकली। इसका मतलब है ड्यूरिंग the program execution, यानी जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी को डायनेमिकली एक्सेस कर सकते हैं। पहला हो गया, जो इंपॉर्टेंट बात है ये वाला। हाँ, तो हम देखिए यहाँ पर, अभी हम बोले खाली मेमोरी लोकेशन के नहीं, इसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू वी कैन एक्सेस एनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी हो सकता है आपका, मेन मेमोरी भी हो सकता है, सेकेंडरी मेमोरी भी हो सकता है, डायनेमिकली। अब पॉइंटर को यूज करने के लिए हम लोग दो ऑपरेटर को यूज करना पड़ता है। एक ऑपरेटर को हम बोलते हैं एस्ट्रिक, जो एक्चुअल में क्या कहलाता है, इनडायरेक्शनल ऑपरेटर, और दूसरा है मेरा आपका एड्रेस ऑपरेटर। तो अभी हम 1 by 1 करके देखेंगे कि एस्ट्रिक को कैसे करेंगे यूज, और एस्ट्रिक को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। यानी पॉइंटर को इंप्लीमेंट करने के लिए दो ऑपरेटर है, एक एस्ट्रिक और एक एम्परसेंड। ये पहला है इनडायरेक्शनल ऑपरेटर, दूसरा है एड्रेस ऑपरेटर। तो पहला, सबसे पहले मेरा है एस्ट्रिक, ये हो गया, यूज टू एक्सेस content of memory location whose address store in pointer। अब यहां उसको अब डिस्कस करेंगे। पहला ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। देखिए पहला, अब अगर मान लेते हैं
एंड इसको और यूज करते हैं, एंड डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, जो एम्परसेंड का साइन है मेरा, ये है, देखिए, इट रिटर्न एड्रेस ऑफ memory location allocate to a variable। ये मेरा इंपॉर्टेंट बात है। अब डिक्लेयर कैसे करेंगे देखते जाइए वन बाई वन कर। देखिए, अब अगर मान लेते हैं हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए, x, और एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए p। सपोज मान लेते हैं x के लिए यही है मेरा, ये वाला मान लेते हैं अलोकेट हो गया x के लिए। अब अगर मान लेते हैं, देखिए, x इज इक्वल टू 100 कर दिए, तो ये आप जानते हैं 100 यहां स्टोर हो गया। अब क्या मतलब हुआ, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, p एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो p x का एड्रेस को स्टोर कर सकता है, तो एम्परसेंड x दिए। जैसे ही हम देंगे ऐसे, तो p को भी एक मेमोरी लोकेशन अलोकेट होगा। मान लेते हैं p को अलोकेट हुआ, लेकिन यहां पे अलोकेट हो गया, लेकिन p क्या कर रहा है, x का एड्रेस को स्टोर कर रहा है। x का एड्रेस कितना है, 1006, तो यहां स्टोर हो जाएगा, यानी p का कंटेंट ये हो जाएगा। क्लियर है? तो x का कंटेंट 100 है, लेकिन p अगर हम ऐसे लिखते हैं तो एम्परसेंड क्या करेगा, x का एड्रेस को रिटर्न करता है, जो मैंने डिफिनेशन में आप लोगों को दिया है। इसलिए p में क्या स्टोर हो जाएगा मेरा, आपका x का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, यानी पॉइंट करेगा। उसी तरह से अगर मैं ले लेता हूं फ्लोट, एक वेरिएबल और लिए, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां u लिए, एस्टिक यहां दे दिए p1। तो मान लेते हैं u के लिए ये जगह रिजर्व हुआ, तो ये 2 जगह रिजर्व हो गया। सपोज मान लेते हैं, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे p1 एम्परसेंड u लिख देंगे, तो u में क्या स्टोर होगा, मान लेते हैं u ये है मेरा, तो p1 ये है, p1 ये है, तो P1 मेरा ये हो गया, ये पूरा ये हो गया। तो P1 किसका एड्रेस को स्टोर कर रहा है, U का एड्रेस कितना है, तो यहां क्या स्टोर रहेगा, ये स्टोर होगा। क्लियर? लेकिन अगर हम U बराबर 7.139 लिख देंगे, तो ये कहां स्टोर होगा, यहां स्टोर होगा। ये हो गया 7.139। तो इसमें एक और बात क्लियर हो गई। वो बात क्या क्लियर हो गई, कि जो डाटा टाइप रहेगा, वेरिएबल का जो डाटा टाइप है, उसका एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो पॉइंटर होगा, उसका डाटा टाइप भी सेम होगा। देखिए, p क्या कर रहा है, x का एड्रेस को स्टोर कर रहा है, x मेरा इंटीजर है, इसलिए p भी इंटीजर होगा। यहां आ जाइए, u मेरा फ्लोट है, p1 क्या कर रहा है, u का एड्रेस को स्टोर करेगा, इसलिए u चूंकि फ्लोट है, इसलिए p1 को भी हम फ्लोट ही डिक्लेयर करेंगे। तो ये सब बात बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना। अब जो इंपॉर्टेंट बात यहां जाके इससे देखिए, इससे ये आप देखिए जो इंपॉर्टेंट बात। अब
x एंड x का एड्रेस किस में है? p में है, इसलिए एस्ट्रिक p अगर हम लिखते हैं तो ये दोनों क्या करेगा? सेम वैल्यू क्या देगा? 100। देखिए रिप्रेजेंट 100 हो गया। यानी P में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे रखा हुआ वैल्यू, तो P में किसका एड्रेस है? X का एड्रेस रखा हुआ, इसलिए एस्ट्रिक P का मतलब क्या हुआ? 100। X का मतलब भी 100 हो गया। लेकिन अगर हम एम्परसेंट x लिखेंगे एंड खाली p लिखेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस में? p क्या है मेरा? 1006, जो मेरा x का एड्रेस है। हो गया। अब इससे देख लीजिए, इससे क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम u बोलेंगे और एस्ट्रिक p1 बोलेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? किसका वैल्यू? u का वैल्यू। u का वैल्यू कितना है? 7.139। लेकिन अगर हम एम्परसेंट u बोलेंगे एंड p1 बोलेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? u का एड्रेस। u का एड्रेस कितना है भैया? देखिए यहां कितना है? 10009। तो ये मेरा हुआ कि क्या कंसेप्ट हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और आता है, वो क्या है मेरा? एल वैल्यू। एल वैल्यू किसको बोलेंगे? किसी भी वेरिएबल को मेन मेमोरी में जो लोकेशन अलोकेट होगा उसका जो एड्रेस है उसको एल वैल्यू बोला जाता है। ये बात को याद रखिएगा। देखिए एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन allocated to a variable is called L value। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है। तो L वैल्यू क्या हुआ? X का L वैल्यू क्या होगा? एड्रेस कितना है? 1006। U का अगर हम पूछेंगे कि L वैल्यू कितना है तो U का L वैल्यू क्या है? देखिए 1009। यानी आप बोल सकते हैं L वैल्यू ऑफ X U P1। X को अलोकेट हुआ है 006 लोकेशन, उसका एड्रेस। U को कितना हुआ है? अलोकेट हुआ है 1009। P का L वैल्यू क्या है? P भी तो एक वेरिएबल ही है, इसको अलोकेट हुआ है P को आपका 1012। P1 को कितना अलोकेट हुआ है? 1001। ये हो गया L वैल्यू। अब हम देखेंगे R वैल्यू। R वैल्यू का मतलब है कि वेरिएबल का जो कंटेंट होगा उसको हम R वैल्यू बोलते हैं। देखिए एक और वैल्यू, देखिए कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, या आप सीधा बोले कंटेंट ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड आर वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आर वैल्यू ऑफ एक्स, आर वैल्यू ऑफ यू, आर वैल्यू ऑफ पी, आर वैल्यू ऑफ P1। एक्स का आर वैल्यू कितना है? 100। यू का आर वैल्यू 7.139।
पी का आर वैल्यू, पी का ये, पी का कंटेंट एड्रेस है तो वही एड्रेस और वैल्यू होगी। P1 का एड्रेस क्या है, उसमें क्या है, देखिए 1009। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसको कैसे प्रोग्राम में यूज किया जाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर के नेक्स्ट लेक्चर में।